श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का विषय भाषण कला, पब्लिक स्पीकिंग, वक्तृत्व कला, ओरेटरी, पार्ट 10th। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल श्याम मानव YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उन्होंने ये सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बड़े पैमाने पर। मित्रों, अभी हम शुरुआत करते हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग विषय है जिसे हम भाषण कला कहते हैं। लोकतंत्र में बहुत ही महत्व का विषय है। पॉलिटिकल क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा महत्व का इसको माना जाता है। लीडरशिप किसी की एस्टेब्लिश करने के लिए इस विषय का बहुत योगदान होता है। सोशल मीडिया में भी इसका बहुत महत्व होता है। सोशल चेंज के लिए इसका बहुत महत्व होता है। पहले तो शायद बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर लोग वीडियोस सुनते हैं, इसलिए वहां भी इसका बहुत महत्व निर्माण हो चुका है। मैंने बहुत ही विस्तार से आपके सामने ये बातें रखी, तब कहा है कि सोशल चेंज के लिए सबसे आवश्यक ये विषय है। भाषण कला के माध्यम से ही आप कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का सोशल चेंज ला सकते हो। पहले भाषण कला की एक मर्यादित पहुंच थी। चाहे चुनाव का भाषण हो, चाहे किसी ढंग का भाषण हो, पहले केवल सरकारी मीडिया थी, सरकारी रेडियो, सरकारी टीवी। आम आदमी को, चाहे छोटा सा पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे सोशल लीडर हो, चाहे किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, उसके भाषण की पहुंच बहुत ही मर्यादित थी। बड़े पैमाने पर खर्चा कर कर उसको भाषण आयोजित करना पड़ता था, या फिर उसके जो भी मित्र हो गए, संगठन होगा, कोई संस्था होगी, वो आयोजित करते थे। और इतना सब खर्चा कर कर कुछ हजार लोगों तक वो पहुंच पाता था। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कारण पूरी तरह से ये बात बदल गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक ये बात पहुंचती है। जिसे अच्छी भाषण कला आती है, वो बहुत अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश कर पाता है। यानी मैं 90 तक काम करते आया, तब बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया क्रिएट होना था। केवल भारत सरकार का दूरदर्शन था और सबको बहुत ही मर्यादित जगह वहां मिलते थे। लेकिन जब प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बड़े पैमाने पर बढ़ा, कई टीवी चैनल्स खुले, रोज सुबह बाबाओं के प्रवचन लगने लगे। जो बाबा अपनी बात ठीक ढंग से रख पाते थे, वो बहुत बड़े बाबा बन गए। यानी पहले किसी बाबा के सत्संग में या एक आधे खास प्रोग्राम में 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाते तो वो बहुत बड़ा बाबा माना जाता था। लेकिन ये टीवी चैनल्स ने, अलग अलग टीवी चैनल्स ने बाबाओं के प्रवचन रोज सुबह लोगों के सामने लाने शुरू कर दिए। और जो बाबा अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रख पाते हैं, इसकी भी आवश्यकता नहीं, ठीक ढंग से भी रख पाते हैं, वो बहुत बड़े बाबा बन गए। उनके कोई खास प्रोग्राम में 10-10 लाख, 15-15 लाख इकट्ठा होने शुरू हो गए। पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात बदल गई। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को या फिर ये प्रवचन देने वाले बाबाओं को बड़े पैमाने पर खर्चे करने पड़े। जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट में डालकर अलग अलग ढंग से इस टीवी का उपयोग करता आया। भाषण कला का आम आदमी के लिए उपयोग करना बहुत कठिन बात है। वो ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया में कुछ सीमित क्षेत्र तक पहुंच पाता था। कोई भी बड़ा से बड़ा व्याख्यान अगर आयोजित करते हैं तो 1000 पब्लिक आएगी, बड़ी सभा मानी जाती है। 5-6 हजार यानी बहुत ही बड़ी सभा मानी जाती है। इतने लोगों तक वो पहुंचेगा।
और एक एक प्रोग्राम आयोजित करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर खर्चे करने पड़ते, तो नेचुरली इसको बहुत एक मर्यादा थी। लेकिन अभी यूट्यूब चैनल जैसे चैनल खुल गए, परिणाम ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति को बहुत अच्छे ढंग से भाषण कला आती है, जो अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा व्यापक माध्यम उपलब्ध हुआ है। बड़े पैमाने पर कम खर्चे में लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये सोशल मीडिया के जरिए पॉसिबल हुआ है। कुछ सालों में पत्रकारिता की व्याख्या भी बदल गई है। मैं उस जमाने का पत्रकार हूं जिस जमाने में पत्रकार को बोलना आना आवश्यक नहीं माना जाता था। वो अगर लोगों के साथ में ठीक ढंग से संवाद कर पाता है, लोगों के सामने अपनी बात यानी सवाल पूछने के जरिए बात रखने की कोशिश कर सकता है, या फिर ऐसे सवाल पूछ सकता है कि किसी के मन की बात वो जान ले, भाप ले, जानकारी निकाल पाए, वो बहुत सक्सेसफुल पत्रकार माना जाता था। केवल उसे लिखना अच्छा आना चाहिए था। आज के जमाने में पत्रकारों की भी परिभाषा बदल गई है। टीवी जर्नलिज्म में जो अच्छे ढंग से अपनी बात रख सकता है, अपनी बात बहुत सटीक ढंग से रख सकता है, इफेक्टिव ढंग से रख सकता है, उस पत्रकारिता को बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ है और वो पत्रकारों के सितारे बन पाए हैं। यानी जिन लोगों के पास में भाषण कला है, अपनी बात रखने का अच्छी बात रखने का या फिर बात रखने का अच्छा तरीका, वे बड़े बड़े सितारे पत्रकार, स्टार पत्रकार बन पाए हैं। तो ये बहुत ही महत्व का विषय है मित्रों। अभी ये 10th पार्ट है, प्रभावी वक्ता कैसे बने, पार्ट 10th। 9th पार्ट 9 पार्ट पहले हो चुके हैं। यह विषय बहुत ही विस्तार से मैंने रखने की कोशिश की है, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य था कि इसका एक परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाए। हमने रविवार 6 जनवरी 2019 को पार्ट 1 शुरू किया। रविवार 17 फरवरी तक 9 पार्ट्स हो चुके थे। हर पार्ट 3 घंटे का रहा है। उसमें मैं 1 से सवा घंटा, कभी 1.5 घंटा बोला हूं, और बाद में सवाल जवाब हुए हैं। क्वेश्चन आंसर्स के सेशन ज्यादा रहे हैं। फिर ऐसी कुछ बात हो गई जिन बाबाओं के बारे में मैं जाहिर तरीके से बोलते आया हूं, उन्होंने YouTube चैनल में जो लूफोल्स थे उसका फायदा उठाया। उस कारण कुछ दिनों तक चैनल को अपलोड करना या फिर लाइव करना संभव नहीं हुआ, और YouTube पर यह संभव नहीं है, इसलिए हमने फेसबुक भी फिर किया नहीं। इसलिए बड़ी 4 माह की गैप हो गई। फिर नई शुरुआत करते वक्त पहले गांधी जी का हिंद स्वराज ये विषय लिया, क्योंकि उसकी कुछ तात्कालिक आवश्यकताएं थी। अब अपने देश में ऐसे भी MPs है कि जो गोडसे को, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, मर्डर की, उनको देश प्रेमी कहने वाले, देशभक्त कहने वाले लोग हैं। तो फिर गांधी जी लेने की बहुत आवश्यकता लगी और गांधी जी का 5 प्रोग्राम का सीरीज हुआ। अब मित्रों हम फिर से भाषण कला का सीरीज शुरू कर रहे हैं। अभी करीबन 3 व्याख्यान इस विषय के होंगे और ये 3 व्याख्यान होने के बाद में ये विषय पूरा होगा। मैं इतना ही अभी कहूं कि ये शुरू करने के पहले जिन लोगों ने पहले 9 पार्ट्स नहीं देखे हैं, सुने हैं, मैं विनती करूंगा कि आप ये 9 के 9 पार्ट्स बहुत बारीकी से सुनिए। इस विषय की इतनी बारीकी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना किसी किताबों में मिल पाएगी, ना किसी वीडियो में मिल पाएगी। और केवल एक बार सुनकर नहीं होगा, हमको बार बार ये सुनना पड़ेगा। को भी लगता है कि मैंने भाषण कला प्राप्त करनी है, मुझे भाषण कला प्राप्त करनी है, मुझे अच्छा भाषण देने की आवश्यकता है, या फिर मैं अच्छा भाषण देना सीखना चाहता हूँ, या फिर जो लोग पहले से भाषण देते आए हैं लेकिन वो बेहतर बनना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छा भाषण देना चाहते हैं, उन सब के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही महत्व की है। हम 9वें पार्ट तक भाषण के पूर्व कैसे पूर्व तैयारी करें यहां तक पहुंचे थे। यानी भाषण देने के लिए हमें जाना है स्टेज पर, लेकिन तब तक की क्या तैयारी हमने करनी चाहिए,
इस बारे में बहुत विस्तार से 9 पार्ट्स में हमने चर्चा की है। 9वें पार्ट में हमने ये देखा था कि पूर्व तैयारी, यानी अभी मैं भाषण को जाने वाला हूं, उसके पहले मैंने क्या क्या तैयारी करवानी है, या फिर अपनी खुद की तैयारी क्या करनी है, ये हमने देखा था। अभी हम एक्चुअली भाषण के स्थल पर कैसी शुरुआत करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप जहां भी बैठे हो, भाषण के लिए गए हो, आप वक्ता हो, आप जहां भी बैठे हो वहां से आपका नाम पुकारने के बाद में आप पोडियम पर जाते हो। ये जो पोडियम पर जाने की कृति है, ये बहुत महत्व की होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस विषय पर मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि वो सही बात नहीं है। लेकिन आप जब जाते हो तो आपके चलने में, आपके बर्ताव में, पोडियम पर खड़े होने में, इन सब में आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। लोग आपके तरफ देखते रहते हैं, आपको जज करते रहते हैं। अब इसके लिए बहुत झकपक कपड़े चाहिए, इंप्रेसिव कपड़े चाहिए, सूट बूट चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, फिर से उसकी याद दिलाऊंगा। हिस्लॉप कॉलेज में नागपुर के एक बहुत बड़ी डिबेटिंग कंपटीशन थी। उस कंपटीशन का मैं परीक्षक कर कर वहां हाजिर था। पहले कुछ लड़के लड़कियों के नाम पुकारे गए, एक लड़की का नाम पुकारा गया, वो बहुत पीछे। जब उसका नाम पुकारा गया तो वहां से चलते चलते इस ढंग से आई कि उसके चलने का ही एटीट्यूड ऐसा था कि वो कोई बहुत बड़ी साम्राज्ञी है, रानी है। एकदम से आत्मविश्वास उसके चलने में झलकता था। जैसे जैसे वो चलने लग गई, उसके सैंडल्स का जो आवाज आता था वो भी बहुत इफेक्टिव लग रहा था। और कुछ तो भी लड़कों ने तालियां बजानी शुरू की, और करीबन 2500 लड़के थे, लड़के लड़कियां, तो उनकी तालियां गूंजने लग गई। वो बहुत ही आत्मविश्वास से स्टेज पर चढ़ी, पोडियम पर आकर खड़ी हुई, तालियां आसमान छूने लग गई। अब 2500 लड़के लड़कियां जब तालियां बजाते हैं तो कितना बड़ा आवाज होता है, ये जब आप महसूस करेंगे तभी आपके ध्यान में आएगा। और वो भी लड़के, सब जवान लड़के, पूरे ताकत से तालियां बजा रहे हैं, जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। और उस लड़की ने इस ढंग से हाथ किया और एकदम से तालियां रुक गई। ये पूरा का पूरा उसका जेस्चर इतना कॉन्फिडेंट था कि हम सभी यानी परीक्षक थे, बहुत प्रभावित हुए। शुरुआत में उसने 3-4 मिनट जो बात रखी उससे भी बहुत प्रभावित हुए। और फिर मैंने आपको बात आगे कही है कि वो अपनी बात रखते रखते बात भूल गई। ये जो लड़की लड़कियां कॉलेज के थी, अलग अलग कॉलेज के इकट्ठा हुए थे, ये तालियां बजाकर उसका बहुत उत्साह बढ़ा रहे थे, उसको बहुत सम्मान दे रहे थे। वही लड़के लड़कियां उनको टॉन्टिंग करने लग गए। और यही लड़की इतने आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर आई थी और सबका दिल जीत लिया था, हम परीक्षकों का भी दिल जीत लिया था। वही लड़की रोते रोते स्टेज से उतरी। यह अनुभव मैंने पहले भी कहा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन को कोई महत्व नहीं होता है, फिर भी पब्लिक आपको जज करती है, पब्लिक आपके तरफ देख रही है। आप किस ढंग से पोडियम पर खड़े होते हो, किस ढंग से आप चलते आए हो, इससे डेफिनेटली पब्लिक पर इंपैक्ट आता है। ये वक्ता सुनने लायक है, सुनने लायक नहीं है, ये इंपैक्ट उससे पैदा होता है। इसलिए आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली पोडियम पर जा रहे हो, आपके बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपके चेहरे से आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। डिलिबरेटली नहीं होता है ये अपने से अंदर में होगा तो लोगों को दिखेगा बॉडी लैंग्वेज में। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? मैं हमेशा वक्ताओं को सलाह देता हूं कि अगर आपको स्टेज पर बोलने के लिए बुलाने वाले हैं तो नजदीक बैठिए, बहुत दूर मत बैठिए।
क्यों? आप उठते हो, चढ़ते हो, शायद स्टेज ऊंचा है, और सीधा पोडियम पर जाकर खड़े होते हो। इस कृति में आपकी सांस फूलती है, हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, और इस अवस्था में भाषण शुरू करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जब भी आप पोडियम पर खड़े होते हो तो आप बहुत नॉर्मल अवस्था में चाहिए, उत्तेजित अवस्था में नहीं चाहिए। ना ही आपकी सांस फूली होनी चाहिए, ना ही आपके हार्ट बीट्स बढ़ने चाहिए, ना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए। इसलिए जहां तक हो वहां तक नजदीक बैठिए, ताकि आपकी शारीरिक जो कृति है, एक्शन है, वो ऐसी ना हो कि जिसके कारण आपकी सांस फूले या फिर आपका रक्तचाप बढ़े। ये हमने देखना चाहिए। जाते ही सबसे पहले अपने लिए आवश्यक है उस ढंग से माइक को एडजस्ट करो। अब कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचे हो, माइक नीचे लगा है, आपके मुंह से माइक नीचे एकदम से 3-4 फुट नीचे है, 3 फुट नीचे है, 2 फुट नीचे है, फिर आप झुक कर ऐसे बोल रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। या फिर आप पहले कोई तो भी ऊंचा वक्ता था, आप ठिंगने हो, आपका कद छोटा है, छोटे कद के कारण माइक आपके ऊपर है और आप ऐसे ऐसे ऊपर कर कर बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर आप स्ट्रेट बोल रहे हो और सीधे ढंग से माइक में आवाज नहीं जा रही, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात, जैसे ही आप पोडियम पर जाते हो, अपनी चीजें रखते हो, उसके साथ में माइक आपके लिए सूटेबल है नहीं है, इस ढंग से आपको वो देखना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सभा तंत्र में माइक कितने डिस्टेंस पर चाहिए, क्या चाहिए, कैसा रखना चाहिए, इसके बारे में काफी लोगों को जानकारी नहीं होती है। बहुत से आयोजकों को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, कई वक्ताओं को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए कभी कभी माइक इस ढंग से लगाया जाता है कि पोडियम में आप जहां खड़े हो वहां से माइक 1-1.5 फुट दूरी पर है और वहां से आप बोल रहे हो। अब माइक कितना भी अच्छा होगा तो भी 1.5 फुट दूरी पर आप रहोगे तो आपके आवाज के चढ़ उतार आप बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। आवाज में जो चढ़ाव उतार करने होते हैं, मॉड्यूलेशंस करने होते हैं, आपके आवाज का जो इफेक्ट आपको पैदा करना होता है, उसके लिए बहुत ही असुविधाजनक स्थिति होती है। इसलिए हमेशा ये माइक एडजस्ट करते वक्त इस ढंग से एडजस्ट करो जो आपके ऊंचाई के अनुसार होगा, लेकिन आपके मुंह से ज्यादा 6 इंच से लेकर तो 9 इंच तक उसका डिस्टेंस होगा। 4 से 9 इंच का गैप आपको मिलना चाहिए। यानी जब आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिवली कोई चीज आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप 4 इंच तक माइक के पास जा सकते हो, और जब नॉर्मल आप बोल रहे हो तो शायद 9 इंच तक आप माइक से दूर रह सकते हो। ये दोनों डिस्टेंस इजीली आप कवर कर सके, इस ढंग से माइक की सिचुएशन चाहिए। ये सबसे पहले हमने देख लेना चाहिए, और आपके स्तर पर, सेम लेवल पर माइक चाहिए, ये भी आपने देखना चाहिए। अब ये एडजस्टमेंट कैसा करें, इस पर भी बहुत महत्व की बात है। आपकी योग्यता भी लोगों के ध्यान में आ जाती है। माइक शुरू है, माइक का बटन शुरू है और आप एडजस्ट कर रहे हो, फिर उसके चित्र विचित्र आवाज आ रहे हैं एडजस्टमेंट के। सबसे पहले माइक का बटन बंद कर देना चाहिए ताकि ये आवाज ना जाए, माइक खराब भी ना हो, दोनों चीजें हैं। माइक ठीक ढंग से एडजस्ट करते वक्त जो वायर होती है उसमें खिंचाव ना पैदा हो। माइक के वायर में अगर खिंचाव पैदा हो गया तो माइक काम करना बंद कर दे सकता है, नई दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो वो भी खिंचाव पैदा ना हो, इस ढंग से माइक की वायर थोड़ी ढीली रहे, उस पर बहुत ज़्यादा तनाव ना आए, ये हमें देखना है। हो सकता है कि आप माइक इस ढंग का है कि आपको एडजस्ट करना बहुत कठिन है, खोलना बहुत कठिन है, तो जो लाउड स्पीकर वाला होता है उसकी मदद लीजिए अगर वो नज़दीक में है तो। कई बार वो अपना काम कर कर कहीं चला जाता है और छोड़ देता है लोगों पर, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर है नज़दीक में तो उसकी मदद लो और इस ढंग से माइक को ठीक ढंग से एडजस्ट करो। साथ में अपना जो साहित्य आपके भाषण के लिए आवश्यक है उसको ठीक ढंग से अरेंज करो। ये जरूरी नहीं कि आप जाते ही एकदम से पोडियम पर खड़े हो गए और एकदम से आपने संबोधन शुरू कर दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है।
आपको जो पूर्व तैयारी की आवश्यकता है उसकी तरफ ध्यान दो। आधा एक मिनट उसमें जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। लोग आपको देखते रहते हैं, आपकी तैयारी देखते रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते रहते हैं, आपको जज करते रहते हैं। यानी जैसे आपको बीच में पानी पीने की आदत है, पानी पीने की आपको आवश्यकता लगती है तो पानी रेडी रखिए। अगर अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ता है, चमत्कार रेडी चाहिए, क्योंकि वो चमत्कार कर कर बीच में बताने वाले हैं लोगों को, तो चमत्कार का साहित्य वगैरह रेडी रखा है। जहाँ भी पोडियम के पास में जो टेबल है उसके ऊपर उसको रखना है तो ठीक ढंग से रखा कि नहीं वो देख लीजिए। थर्मास, अगर बीच में आप गर्म पानी लेते हो तो थर्मास नज़दीक में है कि देख लीजिए। रुमाल की आवश्यकता है तो रुमाल है कि नहीं देख लीजिए। मैं हमेशा हर एक को सलाह देता हूँ कि अपना हर भाषण आपने रिकॉर्ड करना चाहिए। पहले रिकॉर्डिंग सिस्टम कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती थी। खास टेप रिकॉर्डर लो, रखो, फिर वो सेल पर चलता था, बीच में कभी सेल बंद होने के कारण रिकॉर्डिंग बंद हो जाता था, वगैरह वगैरह कई दिक्कतें थी। आजकल ये चीज़ इतनी आसान हो चुकी है कि आपके हर एक के पास में मोबाइल होता है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग की व्यवस्था जो होती है उसकी पहले से तैयारी करनी है। यानी हमारा नाम पहले पुकारा जाता है, उसके पहले ही हमने अपना मोबाइल बंद कर देना चाहिए, इनकमिंग कॉल्स बंद कर देने चाहिए। नहीं तो आपका रिकॉर्डिंग शुरू है, बीच में इनकमिंग कॉल्स आ रहे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस कारण रिकॉर्डिंग रुक जाता है। या फिर इनकमिंग कॉल का अगर वॉइस शुरू है तो फिर तो रिंग बजती है आपके भाषण के बीच में ही। तो पहले, सबसे पहले इनकमिंग कॉल्स और बाकी सब चीज़ें आना बंद हो जाए, ये देख लीजिए। यानी फ्लाइट मोड पर उसको मोबाइल को डालिए, रिकॉर्डिंग सिस्टम रेडी रखिए, और जैसे ही स्टेज पर आप भाषण शुरू करते हो तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। तो जो भी आपका साहित्य अरेंज करने की बात है उसके लिए आवश्यक समय दीजिए और उतना समय देकर अपनी तैयारी कर लीजिए। मैं अभी बोलने के लिए शायद मैंने 5-7 मिनट ज़्यादा लिए हैं ये बोलने के लिए आपके सामने, लेकिन इतना समय नहीं लगता इन दोनों चीज़ों को, माइक एडजस्ट करने को और अपना साहित्य पहले से जो आपने रेडी रखा है उसको अरेंज करने को। ज़्यादा से ज़्यादा आपके नोट्स है, वो नोट्स भी आपके सामने रखनी है, इस ढंग से रखनी है कि जिसका आप ठीक ढंग से उपयोग कर सके हो। लोगों के ध्यान में भी ना आए कि आप नोट्स देख रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो और अपने भाषण को एक डिसिप्लिन कर रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो, उसको एक डिसिप्लिन दे रहे हो। ये सब बातें पहले से अरेंज करना, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर पहले से आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो चुकी है तो हार्डली इसमें 1-1.5 मिनट ही जाता है, और ये 1-1.5 मिनट लोग बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आपके बर्ताव में कॉन्फिडेंस लोगों को झलकता है तो। फिर मित्रों आपका फर्स्ट एड्रेस शुरू होता है, और ये जो फर्स्ट एड्रेस है ये बहुत ही महत्व का होता है। मैंने पहले ही कहा कि शुरुआत में ही लोग आपको जज करना चाहते हैं। पहला एड्रेस आप कैसा करते हो लोगों के साथ में, किस ढंग से बोलते हो, लोगों को संबोधित कैसे करते हो, ये सभी बातें बहुत ही महत्व की है। मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने ये बात तो सुनी है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, कि स्वामी विवेकानंद जी धर्म परिषद में गए शिकागो में, बाकी सब लोग फ्रेंड्स कर कर एड्रेस कर रहे थे। अब विवेकानंद जी का आवाज, और बहुत अच्छे वक्ता थे वो, उनकी आवाज भी बहुत इंप्रेसिव थी, और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स कर कर की, और तालियां गूंज उठी। ये हमेशा हम सुनते हैं। तो आप लोगों को संबोधित कैसे करते हो, ये बहुत महत्व का होता है। अभी मुझे याद है कि जब हम चुनाव के लिए भाषण देते थे तो मैं हमेशा भाषण की शुरुआत आदरणीय मित्रों, यानी मराठी में आदरणीय मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो ऐसा करता था। तो लोगों को इतनी आदत हो गई थी कि मैं जैसे ही खड़ा होता था तो लोग ही चिल्लाना शुरू कर देते आदरणीय, और मैं जब फिर से आदरणीय बोलता तो सबको बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उस जमाने में हर व्यक्ति को कोई आदरणीय वगैरह कहता नहीं था। हाँ, स्टेज पर बैठे उनको आदरणीय कहेंगे और बाकी लोगों को आम संबोधन करेंगे, और यहां मैं सबको आदरणीय कहता था तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। जब मेरे स्कूल कॉलेजेस के व्याख्यान होते थे
खास कर कॉलेजेस के, या फिर जहां यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है वहां पर, तो मैं हमेशा एक संबोधन इन जवानों के लिए उपयोग में लाता था। पहले मैं मराठी में कहूंगा, उसका फिर भाषांतर करूंगा। आदरणीय सळसळत्या रक्ताच्या, जिवंत हृदयाच्या, शाबूत डोक्याच्या माझ्या तरुण मित्रांनो, मैत्रिणींनो। अभी वक्ता पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियों को मित्र और मैत्रीण कह रहा है। सळसळत्या रक्ताच्या, उबलते लहू वाले, गरम खून वाले, जिंदा दिल बुद्धिमान मित्रों। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मैंने कई बार देखा कि ये पहले संबोधन के बाद ही लड़के लड़कियां तालियां बजाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा सम्मान आज तक किसी ने नहीं किया होता, और उस कनेक्ट हो जाते एकदम से। अब कॉलेज का वातावरण ऐसा रहता था, पहले से थोड़ा वोलेटाइल रहता था। लड़के लड़कियां इस मूड में रहते थे कि जो वक्ता आएगा उसको टेस्ट करे, उसका भाषण फेल करे, और उस मूड में ये संबोधन जाता है। सब लड़के लड़के एकदम जाम खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ये अनुभव मैंने हमेशा किया है। तो अब पहला संबोधन कैसा करते हो, ये बहुत महत्व का होता है। वो आपकी पहचान भी आगे चलकर बन जाती है। अगर आप लगातार भाषण देने वाले वक्ता हो, तो ये शुरुआत का जो संबोधन होता है वो आपकी पहचान बन जाती है। फिर मित्रों, बात आती है स्टेज पर जो लोग बैठे हैं उनके नाम लेना। इसे हम स्टेज एथिक्स कहते हैं, सभा एथिक्स कहते हैं। यह बहुत महत्व की बात होती। अब आपके पास समय है ने, आप अगर आपको केवल 5 ही मिनट बोलना है, और 5 मिनट में आपको बोलते वक्त अगर स्टेज के सब लोगों के आप नाम लेते रहोगे तो बोलोगे क्या? अब मुझ जैसे वक्ता को भी कभी कभी 5-7 मिनट बोलना पड़ता है। जैसे अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ, और उस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं। तो रामदास जी आठवले जी की सभा में मैं 2-3 बार बोला हूं। अब 1.5-2 लाख लोग इकट्ठा होते हैं उस सभा में। बोलने वालों की संख्या ही 30-40 होती है। तो मुझसे दोनों बार कहा गया कि आपको 5-7 मिनट बोलना है। अब अगर 5-7 मिनट में ही आपको बात रखनी है, और ये बात सही है कि सभी बोलने वाले बड़े बड़े वक्ता हैं, पूरे देश से आए हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जी आपको भी बोलना है। अब वहां अपनी बात रखना, इतने लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, तो बहुत सटीक शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। तो तब सबका संबोधन नहीं कर सकते। एक रामदास जी आठवले मेरे मित्र कहकर आगे बढ़ना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रमुख वक्ता है और आपको कम से कम आधे घंटे के ऊपर बोलना है, तो स्टेज पर जितने भी लोग हैं उनके नाम आपको लेना ही चाहिए, और करेक्ट नाम लेना चाहिए। क्योंकि कई बार जो लोग हमको या शुरुआत में उनका स्वागत करते हैं तब नाम बोलते हैं, उसका उच्चारण ठीक नहीं होता है, या फिर हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं। स्टेज पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का नाम गलत लेना या उसका गलत उच्चारण करना उसको अपमानित महसूस कराता है। यह नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात मैंने कहा था पूर्व तैयारी करते वक्त कि स्टेज पर जाते ही सबसे पहले आयोजकों से स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं उनके नाम करेक्ट करवा लीजिए। चाहे उनसे फ्रेश चिट्ठी लिखवा लीजिए या फिर जो भी पत्रिका छपी है उसमें करेक्ट करवा लीजिए, और वो नाम करेक्टली आदर के साथ में बोलिए। फिर श्रोताओं को संबोधित करिए। श्रोताओं को संबोधित करते वक्त अगर आप उस गांव की कोई विशेषता आपके ध्यान में है तो उसका उल्लेख कीजिए, या फिर उस गांव की अगर तारीफ करने लायक कोई चीज है तो उसकी तारीफ कीजिए।
या फिर जिन आयोजकों ने इस सभा का आयोजन किया है वो कोई व्याख्यान माला है, बहुत बड़ी व्याख्यान माला है, कई सालों से चल रही है, जो बहुत ही तारीफ करने योग्य है, तो उसकी तारीफ कीजिए। यहां मेरा आग्रह होता है कि कभी भी तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए। जब आप झूठी तारीफ करते हो तो उसके कई अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। लोगों को लगता है ये तो बस ऐसा ही आदमी है, भांड आदमी है, केवल तारीफ करता है, झूठी झूठी तारीफ करने वाला है। यह भी नहीं होना चाहिए, सच्ची तारीफ होनी चाहिए। यहां एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। महात्मा गांधी और सावरकर एक दूसरे के खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे। सावरकर, जिनको स्वातंत्र्य वीर सावरकर कहा जाता है, गांधी जी के बारे में बहुत बुरा लिखते थे, उन पर बहुत अटैक करते थे। दोनों में मित्रता की संभावना बहुत कम थी। गांधी जी का रत्नागिरी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। रत्नागिरी में स्वातंत्र्य वीर सावरकर थे। अब गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे कि हर एक के साथ में देश के लिए जो आवश्यक है, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो जो लोग उस दिशा में सोचने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उन सब से मिलना चाहते थे। और सावरकर जी से उनकी ब्रिटेन में ही पहचान हो चुकी थी। जब उनको पता चला कि रत्नागिरी में सावरकर जी हैं, तो उन्होंने वहां पहुंचने के पहले ही आयोजक जो थे उनके द्वारा मैसेज पहुंचा दिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और सावरकर जी बिल्कुल महात्मा गांधी जी से मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने नकार दिया, मैं नहीं मिलना चाहता। अब ये गांधी जी की उस जमाने में हैसियत थी कि उनको नकारना यानी वही बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी कुछ भी नहीं थे, फिर भी दुनिया का बहुत बड़ा आकर्षण थे। भारत के एकमात्र सबसे बड़े नेता बन चुके थे। कांग्रेस के कुछ भी नहीं थे, फिर भी उनके बिना कांग्रेस का पत्ता नहीं हिलता था। पूरा देश उनके आवाज के साथ में हिलता था, डुलता था, आगे चलता था। इस अवस्था में महात्मा गांधी थे। और उस वक्त सावरकर जी ने कह दिया कि मुझे इन सब बूढ़े से नहीं मिलना है, या फिर इस व्यक्ति से मुझे नहीं मिलना है। यह मैसेज गांधी जी को दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने शुरुआत करते वक्त क्या कहा कि मैं रत्नागिरी आने के लिए बहुत उत्सुक था। उसके पीछे के दो कारण थे। एक कारण यहां का समुंदर, और यहां का समुंदर का किनारा बहुत ही सुंदर है, यह मैंने सुन रखा था और उसको मैं देखना चाहता था। और दूसरा, यहां पर एक बहुत बड़े व्यक्ति जिनका नाम स्वातंत्र्य वीर सावरकर है, वो रहते हैं। ये दो कारणों का मुझे बहुत आकर्षण था, इसलिए मैंने रत्नागिरी का निमंत्रण स्वीकार किया और यहां मैं आया। अब जो लोग बीच में आग लगाने वाले होते हैं, वैसे भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। तो सावरकर जी के कई परिचित ये भाषण सुनने के लिए आए थे। उन्होंने वो भाषण सुना और जाकर सावरकर जी से कहा कि गांधी जी ने ऐसा कहा, शुरुआत में ही आपका नाम लिया और कहा कि इतना महान व्यक्ति यहाँ रहता है, इसलिए मैं रत्नागिरी आना चाहता था। रत्नागिरी मेरे लिए वो आकर्षण का एक केंद्र था। उस कारणवश शायद उसका बहुत अच्छा प्रभाव सावरकर जी पर हुआ। सावरकर जी ने जो मुलाकात नकार दी थी, उन्होंने फिर मैसेज दे दिया कि मैं मिल सकता हूं आपसे। फिर गांधी जी और सावरकर जी एक दूसरे के साथ मिले, उनमें बातचीत हुई। अब बातचीत का कुछ अच्छा फल नहीं निकला, लेकिन बातचीत हुई। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया, हो सकता है कि उस गांव में कोई ऐसी बड़ी व्यक्ति हो कि जिस कारण वो गांव पहचाना जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और फिर हमारा भी कर्तव्य हम पूरा करते हैं। इन शॉर्ट, आपको लोगों के साथ में जोड़ लेना है। यह संबोधन खत्म हुआ कि आपके पहले जो वक्ता बोले हैं, अगर आपको लगता है कि वे कुछ अच्छी चीजें कह गए हैं, तो डेफिनेटली तारीफ कीजिए और उसका उल्लेख कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, उन्होंने अच्छा नहीं बोला है, उन्होंने कुछ गलत बोला है, तो शुरुआत में उसके बारे में मत बोलिए, भूल जाइए, या फिर उसका उल्लेख ही मत कीजिए।
जब आपको उनका वो पॉइंट काटना है तब केवल उनका उल्लेख कर कर आप बोल सकते हो, और जब आप किसी का पॉइंट काटते हो तो नाम न लेकर बोले तो ज्यादा अच्छा है। हमारे यहां हमारे मित्र बोले हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। आपके बहुत ही अच्छे मित्र हैं, नजदीकी संबंध है, तो आप नाम ले सकते हो। लेकिन आपके बहुत अच्छे मित्र नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, यहां तक ठीक है, फिर नाम लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप उस बात को काटिए, लेकिन शुरुआत में मत ये कहिए। जब आप संबोधन खत्म कर कर बात भाषण की शुरुआत कर रहे हो तब ये बात आप मत कीजिए। और उसके बाद में आपको आपके भाषण की शुरुआत करनी है। मैंने आपको कहा कि जब आप शुरुआत करते हो तो पहले संबोधन बहुत महत्व का होता है, इसलिए आप जनता का पहले अध्यक्ष महोदय का नाम लिया जाता है, फिर स्टेज पर जो बैठे हैं लोग उन सबका नाम लिया जाता है, उसके बाद में जो आम जनता यहां उपस्थित है उनके लिए संबोधन का उपयोग किया जाता है। अब उसके लिए अलग अलग जो वर्ग होता है, अलग अलग उम्र के लोग होते हैं, उनका अलग अलग उल्लेख आप कर सकते हो। लड़के तरुण लोग हैं, लड़कियां तरुण हैं, तो उनका उल्लेख अलग से कर सकते हो। बाकी नागरिकों का उल्लेख अलग कर सकते हो। वहाँ बच्चों की तादाद बहुत है तो उनका अलग से उल्लेख कर सकते हो। यानी आप हर एक को एड्रेस कर रहे हो, ये आपके कहने से पहुंचना चाहिए। वो लोग आपसे कनेक्ट होने के लिए उसका उपयोग होता है। फिर मैंने कहा कि उसके बाद में आप उस गांव के साथ में अपने आप को जोड़ लो, तारीफ करो, गांव की तारीफ करो, हो सके तो आयोजकों की तारीफ करो, झूठी मत करो, जो सच्चाई है वही बात रखो, अच्छे शब्दों में रखो। और फिर मैंने कहा कि पहले कुछ वक्ता बोले हैं, अगर उन्होंने कोई अच्छी बात रखी है तो उनकी तारीफ कर कर, उस बात का उल्लेख कर कर, लंबे में नहीं, एक आध दूसरे वाक्य में कर कर आगे चलिए। अब आपकी शुरुआत, जो जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, वो एक आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत का समय होने के कारण सभी श्रोतागण आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। श्रोता सुनने के मूड में होते हैं, इसलिए आपने इस ढंग से बात को रखनी है कि लोगों को वो एकदम से प्रभावित करे, उनके मन को पकड़ ले, तो फिर उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अब इसके लिए आपकी शुरुआत हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए, पहले से पूर्व नियोजित होनी चाहिए। क्या आपको कहना है? अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बात शुरुआत करने के पहले कुछ थोड़ी प्रस्तावना करनी आवश्यक है, तो वो बहुत छोटी होनी चाहिए, लेकिन आपकी प्रस्तावना भी आकर्षक होनी चाहिए। अभी ऐसा बोलना कि मैं पहली बार आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक ढंग से बोल पाता हूं नहीं बोल पाता हूं मुझे पता नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं, ऐसी कभी शुरुआत मत कीजिए। ऐसी आप शुरुआत करोगे तो शुरुआत में ही लोग आपको नकारना शुरू कर देंगे, अरे ये तो नया नया, अच्छा बोलना नहीं आता वगैरह, ऐसा हो जाएगा। हाँ, आप दूसरी भाषा में बोल रहे हो, शायद आपको उस भाषा में बोलने की आदत नहीं, लेकिन आप अच्छे वक्ता हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा वक्ता हूं, लेकिन भाषा नहीं है, या फिर हमेशा इस भाषा में मैं नहीं बोलता हूं, शायद मेरे बोलने में गलतियां हो सकती है, तब कहिए आप, तब चलेगा कि मैं हमेशा मराठी में बोलता हूं, मराठी में तो बोलते आया हूं, लेकिन आज के ऑडियंस में काफ़ी हिंदी लोग हैं, काफ़ी लोगों को मराठी ठीक ढंग से समझती नहीं है, इसलिए मुझे हिंदी में बोलना आवश्यक है, लेकिन हिंदी बोलने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए मुझसे गलतियां हो सकती है। मेरे कई शब्द ऐसे हो सकते हैं कि हिंदी के बजाय मैं मराठी शब्दों का उपयोग करूंगा, तो आप मेरी जो भी गलतियां होगी उस तरफ ध्यान मत दीजिए, मुझे जो कहना है उस तरफ ध्यान दीजिए। इस ढंग से आप शुरुआत कर सकते हो। इस कारण आपके गलतियों को तरफ अनदेखी करना लोगों को पॉसिबल हो जाता है। वो जानते हैं कि आपको आदत नहीं है, हिंदी के सभी शब्द आपको वक्त पर याद आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपके गलतियों की तरफ ध्यान न देते हुए आपकी बात को समझने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। कभी भी भाषण की शुरुआत विनोद से मत कीजिए,
जोक से मत कीजिए। कई लोग जोक से शुरुआत करते हैं, लोग हंस देते हैं, लोग अच्छे ढंग से ध्यान देते हैं, फिर लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत अभी हिट हो गया इन लोगों में। आप हिट होते हो, लोगों का मनोरंजन करते हो, लेकिन भाषण का कोई इंपैक्ट आता नहीं है। इसलिए हमेशा आपकी जो शुरुआत है वो ध्यान केंद्रित करने वाली शुरुआत चाहिए, या तो उत्सुकता जागृत करने वाली शुरुआत चाहिए, या फिर आप सवाल पूछकर शुरुआत कर सकते हो, एखादे बढ़िया कोटेशन के साथ में शुरुआत करते हो, कभी ह्यूमन इंटरेस्ट की एखादी कथा से, स्टोरी से आप शुरुआत कर सकते हो, या फिर जो विषय वो सुनने वाले हैं, श्रोता सुनने वाले हैं, उनके जीवन पर इसका क्या परिणाम होने वाला है, यहां से शुरुआत कर सकते हो। अभी मैं कई बार साइंस कॉलेज में भाषण के लिए जाता हूं। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैं हमेशा शुरुआत करता हूं, चाहे मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अंधविश्वास इस विषय पर बोलूं, तो मैं शुरुआत ही करता हूं कि हम साइंस सीखते हैं, साइंस रटते हैं, परीक्षा में लिखते हैं, लेकिन दिमाग में साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कभी स्वीकारते नहीं। हम केवल पेट के लिए साइंस सीखते हैं, क्योंकि अगर सही माने में हमने साइंस सीखा होता तो हम में से कोई ज्योतिष को नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, और एकदम से साइंस के सभी विद्यार्थी और प्राध्यापक कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई हमारा विषय है। इसके बावजूद ये व्यक्ति कह रहा है कि तुम सही माने में साइंस सीखते ही नहीं हो। तो ये भी इस ढंग से भी शुरुआत हो सकती है। विषय का श्रोता के जीवन पर क्या परिणाम होने वाला है। फिर मैं कहता कि शायद आज के भाषण के बाद आप जो साइंस सीख रहे हो, नए दृष्टिकोण से सीखना शुरू करोगे, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे। अपना हर विचार उसके आधार पर जांच परख कर स्वीकारना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आप पूरे जीवन को देखने लगोगे, अपने अभ्यास की तरफ भी देखने लगोगे, अपने स्टडी की तरफ भी देखने लगोगे, और जीवन के बाकी भी जो समस्याएं आपके जीवन में आती है, जो प्रश्न आपके सामने खड़े होते हैं, उसके बारे में भी साइंटिफिक टेम्पर के जरिए आप सोचना शुरू करोगे। फिर मैं अपने भाषण में साइंटिफिक टेम्पर कैसा होता है, विचारों के क्षेत्र में उसका कैसा उपयोग करते हैं, ये आगे कहता हूं, लेकिन शुरुआत में ये बात कह सकते हैं। हिला देने वाले फैक्ट से शुरुआत, एकदम से लोग पकड़ में भी आ जाए और इमोशनल भी बने, ऐसी भी शुरुआत हो सकती है। अब जैसे मैं पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जादू टोना विरोधी कानून के बारे में भाषण दे रहा था। सरकार की ओर से पूरे 35 जिलों में भाषण आयोजित हुए। तो मैं कई बार भाषण की शुरुआत एक किस्से से करता था। एक सपना पळसकर नाम के 7 साल की बच्ची, गांव चोरांबा, घाटंजी डिस्ट्रिक्ट, घाटंजी तहसील, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल, उसी की सगी मौसी, उसके शरीर में दुर्गा देवी आई। दुर्गा देवी ने कहा कि गांव के भले के लिए किसी का बलि देना चाहिए। ये सगी मौसी की मां, उसके पिताजी एक मांत्रिक साथ में आते हैं। मां बाप को बेचारों को पता ही नहीं है इस लड़की के। इस 7 साल के बच्ची को पकड़ते हैं। ये 7 साल की बच्ची बहुत ही आनंद से अपने मौसी के साथ में, अपने मां के साथ में, दादी के साथ में चलती है। आनंद से एक मंदिर में आते हैं, वहां पर पूजा होती है। पूजा के बाद में इस पूजा
में सपना की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद में उसका गला काटा जाता है। गला काटने के बाद में जो लहू बाहर आता है वो लहू सब लोग पीते हैं और फिर उसको वहीं गाड़ देते हैं। अब इस किस्से से शुरुआत होने के बाद में पूरा का पूरा जो वातावरण है सभागृह का या फिर मैदान में, अब कई बार 8-8 हजार पब्लिक इकट्ठा होती थी, ये पूरी की पूरी 8 हजार पब्लिक सन्न रह जाती थी। ये हमारे देश में होते आया है, हमारे महाराष्ट्र में होते आया है, ये कोई एक आध केस नहीं है। फिर आगे की बातें, तो आप शुरुआत इस ढंग से कर सकते हो कि जिसके कारण लोग हिल जाए, बहुत इमोशनल बन जाए और बात के साथ में कनेक्ट हो जाए, या फिर श्रोता की भावनाओं को आह्वान देकर भी आप शुरुआत कर सकते हो। अब इसके लिए मैं फिर से एक उदाहरण दूंगा जो शायद मैंने पहले भी दिया है। औरंगाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है। मैं उन दिनों औरंगाबाद में अंधविश्वास का काम खड़ा करने के लिए काफी महारुख चुका था। सभी स्कूल कॉलेजेस में व्याख्यान होते थे। अभी लगातार 1 माह से व्याख्यान चल रहे हैं। वहां गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। वहां के जो चुनकर आए पदाधिकारी होते हैं वो कुछ लड़के मेरे पास आए, कहने लगे कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका व्याख्यान रखना चाहते हैं। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। समय तय हुआ, प्रोग्राम तय हुआ। उसके बाद में मुझे उनके प्राचार्य का मैसेज आया कि आप मुझसे मिलने आओ। मैंने कहा भाई मुझे तो समय निकालना बहुत मुश्किल है, जिस दिन अपना व्याख्यान है तब 15 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा और प्राचार्य जी से आपके मिलूंगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि आपसे बात किए बिन व्याख्यान नहीं रख सकते। गया मैं उनके पास मिलने के लिए समय निकाल कर। मुझे समय दिन भर प्राप्त नहीं हो रहा था तो रात को देरी से मिलने के लिए गया, उनके घर पर गया। साथ में ये सब लड़के थे ही कॉलेज के। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में कभी किसी का व्याख्यान नहीं होता है। मैंने कई सालों से बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाना छोड़ दिया है। हमारे यहाँ का विद्यार्थियों में इतना गंदा पॉलिटिक्स है कि प्राचार्य राम शेवाड़कर जैसे, पुल देशपांडे जैसे वक्ताओं को भी लोगों ने बोलने नहीं दिया। और आप इतना अच्छा काम करते हो अंधविश्वास के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका इस ढंग से अपमान हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कृपया हमारे कॉलेज में व्याख्यान मत दीजिए। राम शेवाड़कर तो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत ही अच्छे वक्ता, यानी पूरे महाराष्ट्र में वन ऑफ द बेस्ट वक्ताओं में से। पुल देशपांडे भी अच्छे वक्ता, लेकिन इतने अच्छे वक्ता नहीं है कि जिनको महाराष्ट्र के सबसे अच्छा वक्ता कहा जाए। लेकिन पुल देशपांडे इतने बड़े लेखक जिनके प्रति इतना आदर कि महाराष्ट्र में तो बहुत ही आदर। और महाराष्ट्र के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके व्याख्यान को पूरा नहीं होने दिया, ऐसे उनके ही प्राचार्य कह रहे हैं। मैंने कहा अगर ये बात है तो मैं तो व्याख्यान देना चाहूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे ही व्याख्यान के लिए मैं गया, अब लड़के लड़कियां बड़े पैमाने पर हाजिर थे। प्राचार्य मेरे कान में कहते कि कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं आती लड़के लड़कियां। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, आज क्या होगा कह नहीं सकता हूं। मैंने बोला आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। जो आयोजक लड़के थे, जो चुन कर आए थे, जिनको जीएस वगैरह कहते हैं, वो बड़ा संभाल संभाल कर सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ ये व्याख्यान यहाँ क्यों रखा, लोगों की सेवा करने के लिए रखा, लोगों का हम भला कर सके इसलिए रखा, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे, बड़े बड़े ओहदों पर होंगे, फिर हमारा आम जनता से कांटेक्ट आएगा, उनमें काफ़ी अंधविश्वास होते हैं, वो दूर करने के लिए, हमको प्रोत्साहित करने के लिए ये व्याख्यान हमने आयोजित किया है। मैं खड़ा रहा। जैसे ही खड़ा रहा, लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई ये आवाज़ कर रहा है, कोई वो आवाज़ कर रहा है, कोई भौंक रहा है कुत्ते जैसा। अभी हमेशा का
कॉलेज का वातावरण का परिणाम रहता था, हमेशा मैं अनुभव करता था, मेरे लिए कोई नई बात तो थी नहीं। आज मैंने शुरुआत ये से की कि आयोजक ने तुम्हारे सामने कहा है कि लोगों के अंधविश्वास दूर करने के लिए ये व्याख्यान यहां मेरा रखा है। ये बात सही नहीं है, मैं तुम्हारे अंधविश्वास दूर करने के लिए यहां पर आया। इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, साइंस में पढ़ते हो, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन ज्योतिष पर विश्वास रखते हो, शुभ अशुभ मुहूर्त पर रखते हो विश्वास। कौन से साइंस में लिखा है? साइंस ने जो चीज नकार दी उस पर विश्वास रखने वाले तुम अंधविश्वासी लोग, तुम्हारा अंधविश्वास दूर करने के लिए मैं यहां आया हूं। बस पहले 5 मिनट में पूरे लड़के लड़कियां पकड़ में आ गए। 3 घंटे व्याख्यान चलता रहा, फिर सवाल जवाब चलते रहे। प्राचार्य मुझसे कहे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि हमारे कॉलेज में आकर हमारे ही लड़कों को तुम अंधविश्वासी हो, और इतना साइंस पढ़ने के बाद भी तुमने साइंस ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है, ऐसा कहने वाला कोई वक्ता, उसको सुना भी जा सकता है और लड़के इतने अच्छे ढंग से कनेक्ट भी हो सकते हैं। अब ये बात अलग है कि मैं हमेशा लड़के लड़कियों में बोलते आया हूं, युवकों के साथ मैं कनेक्ट करते आया हूं। मेरे जीवन में पत्रकार कर कर 15 सालों तक मैं यूथ कॉलम चलाते आया हूं। इन युवकों के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, इसका बहुत अच्छा मुझे ध्यान है, बहुत अच्छा समझता है, इसलिए उनकी नस में पकड़ सकता हूं। ये सब बातें हैं, इसके बावजूद इस ढंग से भी कभी शुरुआत की जा सकती है। या फिर आपके शुरुआत में कुछ लोग प्रयोग से, यानी चमत्कार प्रयोग जिसको मैं कहता हूं, जो हमारे अंधविश्वास के क्षेत्र में हमारे काफी कार्यकर्ता इसका उपयोग करते हैं, या फिर कोई नक्शा बताकर, कोई न्यूज कटिंग से भी कुछ लोग शुरुआत करते हैं। ये भी शुरुआत अच्छी हो सकती है अगर वो न्यूज बहुत ही आपके भाषण से रिलेटेड, या फिर आपका भाषण सुनने के बाद में उनको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, ये भी शुरुआत हो सकती है। कुछ लोग, और मैं भी खास कर शुरुआत करते ही मैं कह देता हूं कि मैं कितने समय बोलने वाला हूं और मेरे भाषण का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कौन कौन से विषय मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये जो भाषण का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखते हो तो लोगों की एक पूर्व तैयारी बन जाती है। अब जितनी बातें मैंने कहा कि ध्यान केंद्रित करने वाली शुरुआत, एक तो लोगों की उत्सुकता जागृत कर कर, सवाल पूछकर, बढ़िया आकर्षक कोटेशन के साथ में, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी के साथ में, या फिर आपके जीवन पर क्या परिणाम इसके होने वाले हैं ऐसा कहकर, एक आधे हिला देने वाले फैक्ट के साथ में शुरुआत कर कर, या फिर श्रोताओं की जो धारणा है, भावना है, उसको आह्वान देकर, प्रयोग बताकर, नक्शा या फिर न्यूज़ कटिंग से शुरुआत करना, और भाषण का स्ट्रक्चर लोगों के सामने रखना। ये सब शुरुआत की अलग अलग चीजें हैं। एक या इससे ज्यादा चीजों का आप उपयोग कर सकते हो। हमेशा अगर भाषण के शुरुआत में आपका वातावरण, यानी श्रोताओं में जो वातावरण है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। अब मैं 1982 में मैंने अंधविश्वास के खिलाफ के काम की शुरुआत की। उसके पहले मैं वक्ता कर कर बहुत अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश हो चुका था। तब हमारा नागपुर यूनिवर्सिटी, अमरावती और नागपुर यूनिवर्सिटी मिलकर पूरे 11 जिलों में था। बहुत कॉलेजेस थे। हर कॉलेज में कम से कम साल में 2 बड़े प्रोग्राम होते थे, और ये 2 बड़े प्रोग्राम्स में जो भी चुनकर आते थे पदाधिकारी, उनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस ये प्रोग्राम्स होते थे। एक विद्यार्थी संघ का उद्घाटन और दूसरा गैदरिंग का उद्घाटन। और बहुत कम ऐसे वक्ता थे पूरे यूनिवर्सिटी में कि जो लोग इन बच्चों के सामने टिक पाए, क्योंकि एक पार्टी जो चुनकर आई है तो उसके खिलाफ जो 2-3 पार्टियां हैं, उनका प्रयास रहता था कि कार्यक्रम फेल करे। इसलिए इस प्रोग्राम्स को इन्हें गिने कुछ वक्ताओं को बुलाया जाता था कि जिनके बारे में कॉन्फिडेंस रहता था, और जो विद्यार्थी संघ के चुने हुए नेता रहते थे उनको भी कॉन्फिडेंस रहता था कि इनका भाषण तो बच्चे सुनते हैं।
उनमें मेरा एक नाम था। काफी कॉलेजेस का निमंत्रण रहता था लेकिन मैं ले नहीं पाता था। तो उसका फायदा जब मैंने उठाया और मैं खुद हर कॉलेज के प्राचार्य को लिखते गया कि मुझे आपके कॉलेज में आकर व्याख्यान देना है, ऐसे लेटर भेजते गया, तो सबका एकदम से, अरे भाई इतने सालों से हम इस व्यक्ति को बुलाना चाहते थे, कई बार निमंत्रण भेजा लेकिन ये आए नहीं, ये तो खुद कह रहे हैं मैं आ रहा हूं आपके कॉलेज में। इसलिए शुरुआत में सभी कॉलेजों में बड़े पैमाने पर मेरा स्वागत किया गया। लेकिन वातावरण वही, जैसे ही मैं भाषण के लिए खड़ा हो जाऊं तो कोई चिल्लाना शुरू करे, कोई भौंकना शुरू करे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ में शुरुआत करता था, भाई यहां मैं अंधविश्वास के खिलाफ भाषण करने के लिए आया। आप सब कॉलेज के स्टूडेंट हो, अभी जिस विषय का कॉलेज है, चाहे मिक्स है, कई कॉलेज आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स रहते थे, ये विषय सीखने के बाद भी हम में यहां काफी अंधविश्वास है। तो मैं इंसानों के अंधविश्वास दूर करने के लिए यहां आया। लेकिन मुझे लगता है कि आज के सभा में कुछ गलती से 4 पैर के जानवर आ गए हैं। तो जो भी 4 पैर के जानवर यहां आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि यहां से वे चले जाए। ये भौंकना, अलग अलग आवाज निकालना, ये इंसान तो नहीं कर सकते। ये 4 पैर के जानवरों के लक्षण हैं। अगर वे नहीं जाएंगे तो यहां लड़कियां बैठी है, आपके ही गांव की, आपके ही कॉलेज की है। किसी भी लड़की के सामने या फिर लड़कियों के सामने मुझे किसी भी युवक का अपमान करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपमान अपना जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। इसलिए अभी के बाद में कोई भी 4 पैर वाला मुझे ये अवसर ना दे कि मैं उसका अपमान कर सकूं। ऐसा बोलते ही पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था और उसके बाद में कोई आवाज निकालने की हिम्मत ही नहीं करता था, क्योंकि सबको पता रहता था कि आदमी अपने तरफ उंगली बताकर अपना अपमान करेगा। यानी वहां लड़कियां बड़ी तादाद में आई है भाषण सुनने के लिए कॉलेज के, उनके सामने अपमान करना यानी जिंदगी भर का अपमान हो गया। ये जो मानसिकता होती है, उस मानसिकता का मैं फायदा उठाता था और फिर आगे का पूरा समय, आगे के 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो भी है, मुझे पूरा शांति से मिल जाते थे। तो ये जो शुरुआत का वोलेटाइल वातावरण होता है, उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना, अब ये 2 तरीके से हो सकता है कि उस तरफ आप ध्यान ही मत दे और सीधा अपने भाषण की शुरुआत करें। लेकिन वो रुकते नहीं है, बीच बीच में आवाज करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। अब ये लड़के लड़कियों का वातावरण क्या होता है कॉलेजेस में मुझे पता था, इसलिए हैंडल करना वैसे देखा जाए तो आसान था। लेकिन दूसरा एक अनुभव बहुत विचित्र है। यह उदाहरण है अहेरी का। अहेरी यानी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील प्लेस है। इस तहसील प्लेस में व्याख्यान रखा गया था। व्याख्यान का विषय था अंधविश्वास के खिलाफ व्याख्यान था। गांव में पोस्टर्स लगे और एक संगठन ने सभी पोस्टर्स फाड़ डाले। जो एक हमारा पूरा विदर्भ का दौरा था, उसमें से एक व्याख्यान था ये यहां पर। जो आयोजक अध्यापक थे, प्राध्यापक थे, उनके घर जाकर जाकर सबको धमकी दी गई। अभी गांव में सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, छोटा गांव है, तहसील प्लेस है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। तो इस संगठन के लोगों ने घर घर जाकर घर की जो स्त्री होती है उसको कहा, भाभी जी हम नहीं चाहते कि आपका कुकू उजड़ जाए। यानी कुंकू लगाते हैं यहां पर, वो पति की निशानी होती है, सिंदूर उजड़ जाए, इसलिए आपके पति को मत भेजिए भाषण के लिए।
नहीं तो फिर हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। इतनी दहशत उन्होंने फैला कर रखे थे। अब ये उन दिनों की बात है जब मुझे पुलिस प्रोटेक्शन शुरू हो चुका था। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इसलिए वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर कमांडोज वगैरह सब थे। उन लोगों ने मुझसे आकर कहा कि सर, हम इतना ही देख सकते हैं कि आपके शरीर को कोई हाथ न लगाने की हिम्मत करे, लेकिन हम इन लोगों के खिलाफ कुछ भी कदम नहीं उठा सकते, इसलिए आप भाषण को रद्द कर दीजिए, नहीं तो हम कोई खास प्रोटेक्शन आपको दे नहीं सकते, क्योंकि हमें जिस ढंग की लड़ाई यहां करनी होती है उसमें इन लोगों की हमको मदद लेनी होती है। नक्सलाइट्स के साथ में हमारी लड़ाई चलती है, तो इस संगठन के लोगों की मदद हमें लेनी होती है, तो उन लोगों के साथ में हम पंगा नहीं ले सकते। पूरा वातावरण इतना विचित्र था कि भाषण सुनने के लिए कोई ना आ पाए, सबको धमकियां मिल चुकी थी। और जब मैं स्टेज पर गया तब मैंने देखा कि कोई था भी नहीं अंदर में। पेंडॉल बनाया हुआ था, आगे का हिस्सा खुला था, लेकिन वो पेंडॉल के अंदर स्टेज के आगे बैठने को कोई तैयार नहीं था। मैं स्टेज पर चढ़ने के बाद में इस संगठन के लोग जय जय बोलते बोलते वहां आ गए, सामने बैठे। अब इतना वातावरण विचित्र, ये संगठन बहुत ताकतवर उस एरिया में, अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन कहता है। और मैंने शुरुआत की, एक तो शुरुआत की कि मैं भाषण देने वाला हूं अंधविश्वास के खिलाफ। आपके सामने दो पर्याय, शांति से मेरा भाषण सुनिए और मेरी बात काटिए। दोनों तरीके से माइक पर आकर बोलिए मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, या फिर जो आह्वान मैं दे रहा हूं वो आह्वान स्वीकारिए और मेरी बात झूठ कर कर साबित कीजिए। ये दो ही चीजें आपके सामने हैं, तीसरा कोई पर्याय आपके सामने नहीं है। और सीधी शुरुआत मैंने विवेकानंद जी से की, स्वतंत्र वीर सावरकर जी से की। अब वो सब लोग विवेकानंद जी को बहुत मानते थे, उन्होंने ऐसे विवेकानंद कभी सुने ही नहीं जो अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले हैं। उनके एक एक उदाहरण देने लग गया, और जो लोग आते ही लगातार नारे दे रहे थे जय अमुक जय तमुक जय तमुक, सब भूल गए। पूरा 2.5 घंटा व्याख्यान सुनते रहे। मुझे लगा भी व्याख्यान खत्म होने के बाद तो नारे देंगे, तब भी नारे नहीं दिए। जैसे ही पहले 10-15 मिनट हुए, लाउडस्पीकर से आवाज बाहर जा रही थी, लोगों के ध्यान में आ गया कि भाषण में पकड़ आ गई है, कुछ हो नहीं रहा है। धीरे धीरे सब आए, 5-6 हजार की पब्लिक इकट्ठा हो गई। पूरे गांव में यही चर्चा कि ये लोगों ने तय किया था, क्या हो गया, ये लोग क्यों चुप बैठे। और दूसरे दिन उनके प्रमुख का, हमारे वहां के अध्यक्ष जो थे एरी के, उनको मैसेज आया कि मानव साहब को बुलाया तो भी तो आएंगे नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जाते रहते हैं, पूरे देश में भाषण देते रहते हैं, लेकिन आपने जो विषय रखा, मानव साहब ने जो विषय रखा, वो बहुत आवश्यक विषय है। हमारे काफ़ी स्कूल से पूरे गढ़चिरौली जिले में, हमारे हर स्कूल में आपके कार्यकर्ता को भेजिए और ये सब व्याख्यान हम रखना चाहते हैं। यानी जिन लोगों ने भाषण ही न होने देने का तय किया था, उन लोगों के खिलाफ मैंने कोई एक वाक्य नहीं बोला। मैं जानता था कि ये हिंदू संगठन है, ये इस ढंग का काम करता है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ये लोग कमिटेड है, एक विचारों से बहुत प्रेरित है, लेकिन ये ब्रेन वॉश्ड नहीं है जैसे कि सनातन संस्था के लोग होते हैं। ये सनातन संस्था के लोगों ने इनको भड़काया है, इसलिए ये सब कुछ भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनको पता चल जाएगा कि हमको जो जानकारी मिली है वही गलत थी, और वहाँ फिर जब मैंने संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जी, सब संत परंपरा कहनी शुरू कर दिए, फिर तो पूरा का पूरा वातावरण ही बदल गया था। तो हमेशा शुरुआत में अगर वोलेटाइल वातावरण है तो उसको एड्रेस करना बहुत आवश्यक होता है, और ये अलग अलग तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। ये आपके अनुभव के आधार पर, आपके कॉन्फिडेंस के आधार पर, आपके ज्ञान के आधार पर आपको तय करना होता है। मैंने आपको पहले ही कहा है
कि आज तक मैंने कम से कम 10,000 व्याख्यान दिए होंगे, लेकिन इस 10,000 व्याख्यानों में एक भी व्याख्यान ऐसा नहीं है कि जो मैंने अधूरा छोड़ दिया, उसको पूरा नहीं किया। ऐसा एक भी व्याख्यान नहीं। हमेशा चैलेंजेस आते गए, लोग व्याख्यान न हो इसलिए पहले से कोशिश करते आए, व्याख्यान में आकर इस व्याख्यान को ध्वस्त कर डाले, यहां से लोगों को भगा डाले, ऐसी कोशिश करने का प्रयास करते आए। कई बार पुलिस की यंत्रणा उनके साथ में जुड़ गई, क्योंकि वो भी स्थानिक लेवल पर उनके संबंध होते थे, या फिर उनमें कोई अधिकारी खुद अंधविश्वासी होता था, उसके ही बाबा को मैंने एक्सपोज किया होता था, तो वो भी अंदर से कानून को छोड़कर उनके साथ में हो जाता था। ये सब चीजें होने के बावजूद आज तक एक भी व्याख्यान मैंने कभी रद्द नहीं किया, अधूरा नहीं छोड़ा। इस ढंग से इन सब लोगों को हैंडल करना संभव हुआ। इसके लिए आपको अनुभव, कॉन्फिडेंस और अपने विषय की तैयारी, तीनों चीजें साथ में चाहिए। और फिर साइकोलॉजी लोगों की बहुत अच्छे ढंग से आपके समझ में आनी चाहिए, तो यह संभव होता है। तो भाषण की शुरुआत ये बहुत महत्व की चीज होती है, तब आप लोगों को पकड़ते हो, और शुरुआत में अगर आप पकड़ पाए लोगों को, तो फिर सही माने में लोग बहुत ध्यान से आपका भाषण सुनते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और आपका भाषण सक्सेस होता है। भाषण का मध्य, अभी आप केवल लोगों को पकड़ने के लिए भाषण नहीं देते हो। यानी कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि मैंने लोगों ने कहना चाहिए कि अरे क्या मस्त भाषण हुआ। यह उद्देश्य नहीं है आपके भाषण का। आपके भाषण का उद्देश्य है, आप लोगों तक कुछ पहुंचाना चाहते हो, उनमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, वैचारिक परिवर्तन करना चाहते हो। तो फिर भाषण के मध्य में फिर आप सहूलियत ले सकते हो कि जो बातें आपको लोगों के सामने रखनी है वो ठीक ढंग से आप रखें। यानी जिसको हम कहते हैं मंडन, आपको जो बात रखनी है। अभी इसके लिए जो तार्किक बातें आप रखते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि पॉइंट्स ऐसे रखने चाहिए कि जो तार्किक लगे, लॉजिकल लगे। इस समय बीच बीच में आप कुछ कथाओं का उपयोग कर सकते हो। कथा यानी मुझे स्टोरी कहना है, स्टोरी यानी काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ह्यूमन स्टोरीज। आपके विषय के अनुसार जो अनुभव है, उस अनुभव की स्टोरीज, कुछ वैचारिक मुद्दे, अनुभव। केवल वैचारिक बातें कहने से लोग इतने प्रभावित नहीं होते हैं। हमेशा ये विचारों के साथ में अगर आपके अनुभव आप जोड़ पाओ जो लोगों के जीवन से संबंधित है, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसका योग्य मिश्रण होना चाहिए। श्रोताओं का इंटरेस्ट टिकना चाहिए, इसलिए कंटिन्यूअस उसमें ऐसे बीच बीच में कुछ स्टोरीज आनी चाहिए जो लोगों को पकड़ सके। केवल लगातार आप वैचारिक बातें रख रहे हो तो शायद आपका भाषण ड्राई हो जाए। आवाज में आवश्यक चढ़ाव उतार होने चाहिए, मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए आपकी भाषा या फिर आपका कथन। अगर आपका कथन मोनोटोनस होता है तो लोगों को बोर होना शुरू होता है, कई लोगों को तो नींद भी आती है। इसलिए भाषण का मध्य बहुत होता है महत्व का, जो जिसके लिए आप यहां आए हो वो होता है, लेकिन उसमें भी बीच बीच में लोगों के इंटरेस्ट क्रिएट करने जैसी चीजें होनी चाहिए। लोग बोर ना हो ये भी आपने देखना चाहिए, लेकिन केवल आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हो ये भी नहीं होना चाहिए। आपको जो बात कहनी है वो इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसका सुंदर मिश्रण होना चाहिए। फिर मित्रों आता है भाषण का समापन। समापन हमेशा प्रभावी होना चाहिए। समापन ये तालियां बटोरने वाला होना चाहिए या फिर लोगों को पूरी तरह से अंतर्मुख करने वाला होना चाहिए, सोचने के लिए मजबूर करने वाला होना चाहिए। अब क्या होता है कि आप हमेशा भाषण खत्म करते वक्त लोगों के आभार मानते हो। आपके जो आयोजक है, जिन्होंने भाषण आयोजित किया है, उनके आभार मानते हो।
और भी कुछ चीजें आपको जो तांत्रिक बातें होती है वो कहनी होती है। जैसे कि मैं अगर संगठन के लिए या अंधविश्वास के खिलाफ काम करने के लिए जाता हूं तो वहां पर आप इस संस्था के सदस्य बनिए वगैरह 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 बातें कहने होती है। तो ये कभी भी समापन के आखिरी खत्म करते वक्त नहीं आनी चाहिए, उसके पहले इन बातों को आपने निपट लेना चाहिए। मैं तो कई बार जो आयोजक लोग होते हैं उनके आभार वगैरह पहले ही मान लेता हूं शुरुआत में, और कहते कहते बोल भी देता हूं कि शायद आखिरी में याद नहीं रहता है, इसलिए शुरुआत में मैंने कह दिया है, नहीं तो वही महत्व की बात छूट जाती है। तो उसके दो अर्थ होते हैं कि आयोजकों के आभार मानना ये भी एस्टेब्लिश हो जाता है, और आखिरी में ये बोलने के लिए हम जब बोलते हैं तो भाषण का जो इम्पैक्ट निकल जाता है उससे भी हम बच सकते हैं। लेकिन कुछ तांत्रिक बातें होती है जो मुझे कहनी होती है लोगों के साथ में, तो मैं क्या करता हूं कि भाषण समापन होने के पहले, जो भी समापन का मेरा मुद्दा है उसके पहले इन बातों को निपट देता हूं और कहता हूं कि अभी भाषण नहीं खत्म हो रहा है, आगे और 15 मिनट चलने वाला है, तो आप में से कोई उठे मत। ये भी कहता हूं कि मैं जानता हूं कि भाषण खत्म होने के बाद में इतना बड़ा रश है, तो आपको अभी से डर लगता होगा कि मेरी गाड़ी कैसे मैं निकालूं, मेरी टू व्हीलर कैसे निकालूं, मेरी कार कैसे निकालूं, पहले निकालूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो और समय जाएगा। इस ढंग से मत सोचिए, अभी किसी को उठना नहीं है, मुझे आखिरी के 15 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। ऐसा बोलकर मैं तांत्रिक बातें कहता हूं ताकि लोगों के ध्यान में आ जाए कि और 15 मिनट आगे के हैं और पहले ना लोग उठे, या फिर 10 मिनट आगे के और लोग पहले ना उठे। और उसके बाद में ये जो हमेशा की चीजें होती है, ये तांत्रिक चीजें कहने के बाद में समापन पर आते हैं। भाषण का समापन शुरुआत से भी ज्यादा महत्व का होता है, क्योंकि लोग समापन का इंपैक्ट लेकर जाते हैं। अब हो सकता है कि आपने समापन बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद में जो कुछ बोलने के लिए आए लोग, तो वो तो पूरा का पूरा उस पर गोबर फेर दे। इसलिए मैंने अपने व्याख्यानों की एक नई सिस्टम शुरू की। हमेशा ये नियम होता है कि मुख्य वक्ता के बाद में अध्यक्ष बोलते हैं, और हर प्रोग्राम को तो अध्यक्ष होते हैं। अब ये अध्यक्ष की सिस्टम ही खत्म कर डाले तो संभव नहीं होता है, क्योंकि गांव के किसी महत्व के व्यक्ति को, बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति को लोग इन्वॉल्व करना चाहते हैं। कभी कभी आयोजकों में से ही वो एक होता है, या फिर गांव के किसी साहित्यिक को, किसी राजकीय व्यक्ति को, या फिर किसी सोशल व्यक्ति को जो बहुत बड़ी हस्ती है उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये उनके लिए सम्मानजनक भी बात होती है और भाषण के लिए भी सम्मानजनक बात होती है, उस प्रोग्राम के लिए भी सम्मानजनक बात होती। तो वो बंद करना तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने एक अलग सिस्टम शुरू की कि अध्यक्ष का भाषण पहले हो। अब काफी बड़े बड़े लोगों को यह अखरता था, लेकिन मैं उनको समझाता था कि समझो अध्यक्ष ने ऐसी कुछ बात कही जो मेरी बात को काटने वाली बात हो, तो फिर मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी बोलने का समय तो है नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, और मुझे अध्यक्ष को 25 लाख रुपए का प्राइज देने का आह्वान देना पड़ेगा। आपके अध्यक्ष का अपमान होगा। अगर वो पहले कुछ भी बोलते हैं तो मैं बहुत अच्छे ढंग से उनको टैकल कर सकता हूं, उनका अपमान न करते हुए अपनी बात कह सकता हूं। दूसरा कारण यह भी था, मैं बहुत आक्रामक वक्ता था। अभी जो आपके सामने यूट्यूब पर बोल रहा हूं तो बिल्कुल आक्रामक नहीं बोल रहा हूं, यह अलग शैली है। लेकिन जब मैदान में भाषण होता है, बड़ी तादाद के लोगों के सामने भाषण होता है, तो मैं बहुत आक्रामक वक्ता होता हूं। तो यह आक्रामक भाषा शैली के बाद में अगर कोई वक्ता बोलने के लिए खड़ा हो जाए तो लोग उसका भाषण नहीं सुनते। गांव के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन उनको 5-10 मिनट भी बोलने के लिए समय देने के लिए तैयार नहीं, लोग उठकर चलना शुरू कर देते हैं, उसमें अध्यक्ष का अपमान होता है। यह भी बात मैं आयोजकों से पहले ही बहुत अच्छे ढंग से समझा देता था। मेरे कार्यकर्ता भी इसके लिए पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके, वो कई गांव के उदाहरण दे देते थे। फिर आपके अध्यक्ष का आपके गए तो भी बुरी बात है, इसलिए अध्यक्ष का भाषण पहले होगा और सर का बाद में होगा। सर के बाद में कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आभार प्रदर्शन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हो सके तो आभार प्रदर्शन भी पहले निपट डालो,
कई मेरे प्रोग्राम में आभार प्रदर्शन भी हम पहले निपटने के लिए लोगों को समझा सकते थे और वो निपटते थे। समापन हमेशा बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। लोग जाते वक्त ये समापन का टोटल प्रभाव लेकर जाए, इस ढंग से समापन होना चाहिए। और इसलिए यह समापन केवल इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, विचार प्रवण करने वाला होना चाहिए, दिल को झकझोरने वाला होना चाहिए, ताकि लोग अपने साथ में वो प्रभाव लेकर जाए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोई प्रभावी बात बोलकर या फिर लोगों को कृति के लिए आह्वान कर कर, एक्शन के लिए आह्वान कर कर, आवाहन कर कर आप लोगों को कह सकते हो, यानी समापन उसके साथ में कर सकते हो। एखादे खास कोटेशन के साथ में समापन कर सकते हो। फिर यह कविता या शेर बोलकर आप समापन कर सकते हो। कोई एखादी घटना, एखादा प्रसंग जो बहुत इफेक्टिव है आपके जीवन में या फिर इसी काम में घटा हो, उसको कहकर कर सकते हो। कुछ लोग आखिरी में हंसाकर समापन करते हैं, जैसे रजनीश के व्याख्यान में होता था, नाउ इट्स अ लाफिंग टाइम, ऐसा बोलकर वो नसरुद्दीन मुल्ला का एक किस्सा सुनाते थे। ये सबसे बुरा तरीका है। अब रजनीश बाबा बन चुके थे, इसलिए उनको सुनने वाले लोग भक्त बनकर आते थे, इसलिए वहां चल जाता था। लेकिन जहां आम पब्लिक है, वहां तो ये पूरी तरह से उस भाषण का इम्पैक्ट खत्म करने वाली बात हो जाएगी। या फिर किसी महापुरुष का कथन कहकर आप कह सकते हो। और अपने भाषण समाप्त करते वक्त आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि मैं अभी भाषण रोक रहा हूं। इस ढंग से भाषण का समापन किया जा सकता है। अब मैं समापन के जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसमें 2 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। मेरे अंधविश्वास के भाषण के कुछ समापन, उनमें से ये 2 समापन है। एक, मैं हमेशा समापन करते वक्त गाडगे महाराज का एक उदाहरण लेकर समापन करता था। ये जो उदाहरण है, दोनों अर्थों से बहुत प्रभावित करने वाला है। इसलिए भी प्रभावित करने वाला है कि एक ऐसे व्यक्ति से आया कि जो सही माने में AB क्लास स्कूल में नहीं गया था, यानी हमारी आम भाषा में जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, ऐसा व्यक्ति। और इतना विचार प्रवण करने वाला है कि आदमी सोचते सोचते घर चला जाता है। उदाहरण क्या है? पिंडदान का, यानी श्राद्ध के दिन जो पिंड रखते हैं, चावल रखते हैं, वो एक उदाहरण है। गाडगे महाराज एक जत्रा स्थल पर गए थे जहां पिंडदान का कार्यक्रम शुरू था। अब उसमें चावल रखे जाते हैं, पकाए हुए चावल। गाडगे महाराज का अवतार एक भिखारी जैसा था। उनके कपड़े बहुत चित्र विचित्र रहते थे, फटे पुराने रहते थे। हाथ में एक लठ, दूसरे हाथ में एक कटोरा, कई बार ये फूटा हुआ, तराशा हुआ मटका रहता था जो कटोरी जैसा दिखे या छोटी थाली जैसा दिखे। इतना लेकर वो चलते थे, बस इतना ही साहित्य उनके साथ में रहता था। अब इस आदमी को पहली बार अगर कोई देखे जो जानता नहीं है, तो उनको भिखारी समझता था। तो जो पंडित जी ये पिंडदान का कार्यक्रम कर रहे थे, उनके पास में ये गए, वहां चावल देखे, कहने लगे कि पंडित जी, यानी भटजी बुआ मराठी में, भटजी बुआ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ये भात खाऊं क्या जी, ये चावल खाऊं क्या? पंडित जी चिढ़ गए। वो बोले ये चावल नहीं है, ये पिंड है। ये पिंड क्या होता है? गाडगे महाराज पूछते हैं, सवाल करने में बहुत होशियार थे वो। ये भटजी बुआ को लगा, यानी पंडित जी को लगा कि इस आदमी को अक्ल नहीं है, इसको कम समझता है, इसलिए वो कहने लगे कि ये जो बैठे हैं मेरे सामने, जिन्होंने अपने बाल पूरे के पूरे साफ कर दिए हैं, इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ है और उनके लिए ये जो तेरवा कहते हैं, दशक्रिया कहते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग परंपराएं हैं,
तो उसके लिए ये पिंड यहां पर रखा है। इनके पिताजी जो स्वर्ग में गए हैं उनके लिए ये पिंड यहां रखा है। अब गाडगे महाराज उनसे कहते हैं कि पिंड यहां रखा है, इनके पिताजी उधर स्वर्ग में हैं, स्वर्ग कितना दूर है, ये पिंड का उनको क्या उपयोग है? मैं खाता हूं ना जी, मुझे बहुत भूख लगी। फिर ये भट्ट जी बहुत चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं, अरे पागल आदमी, इसलिए तो मैं मंत्र बोल रहा हूं। मंत्र बोलने के बाद में इनके पिताजी जहां स्वर्ग पर है, स्वर्ग में है, उन तक ये पिंड पहुंच जाता है। आपने मंत्र बोले तो ये पिंड स्वर्ग पहुंच जाता है, इनके पिताजी के पास पहुंच जाता है। जी हां, पहुंच जाता है। फिर स्वर्ग कितने दूर है? भट्ट जी वो कहते हैं करोड़ों मील दूर है। फिर गाडगे महाराज को क्या लगता है मालूम नहीं, सब लोगों के सामने, वो सामने जो नदी है उस नदी में घुस जाते हैं, वहां से जोर जोर से पानी फेंकना शुरू करते हैं। लोगों के शरीर पर पानी उड़ता है। पानी उड़ने के बाद में लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, पागल आदमी, पानी मत उड़ा, पानी मत उड़ा, पानी मत फेंक। तब गाडगे महाराज कहते, नहीं, मैं पानी नहीं फेंक रहा हूं। फिर क्या कर रहा है? मेरे खेती को पानी दे रहा हूं। फिर लोग हंसकर पूछते हैं, अरे तेरा खेत कहां पर है ना उधर अमरावती जिले में। अरे यहां से कितना दूर होगा 400 मील दूर। लोग कहते हैं, अरे क्या पागल आदमी है, हाथों से पानी फेंक रहा है, 10 फीट जाएगा, 15 फीट जाएगा, 400 मील दूर कैसा जाएगा? तब गाडगे महाराज कहते हैं, नहीं, मुझे लगा कि भट्ट जी बुआ ने मंत्र बोला तो उनका पिंड चावल करोड़ों मील दूर जाता है, तो मैं भी भगवान का नाम लूं, मैं भी भगवान का मंत्र बोलूं, हाथों से पानी फेंकूं, मेरा भी पानी 400 मील दूर चला जाए। मित्रों, एक अनपढ़ आदमी इतनी बड़ी बात कह जाता है कि हाथ से फेंका हुआ पानी 400 मील दूर जाएगा क्या? चाहे भगवान का नाम लो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। तो फिर आपके ये चावल स्वर्ग में कैसे जाएंगे? ये सवाल खड़ा करते हैं अपने कृति के द्वारा। ये उदाहरण लोगों के सामने रखने के बाद में केवल एक वाक्य जोड़ना होता है। तो इसको कहते हैं बुद्धि प्रामाण्यवाद, इसको कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक अनपढ़ आदमी ने, जो एक भी दिन स्कूल नहीं जा पाया, इसलिए जिसने लोगों के तरफ भीख मांग मांग कर एक एक पैसा इकट्ठा कर कर स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, ऐसे एक संत ने हमें सिखाया है। ये जो बुद्धि प्रामाण्यवाद है, ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो हमारे जीवन का हम हिस्सा बनाए और आज के बाद में हर सवाल के लिए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करें। जो भी समस्या हमारे सामने आती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करें और सभी अंधविश्वास से हम अपने आप को दूर रखें। ऐसा कर कर मैं भाषण रोक देता हूं। तो मित्रों, इफेक्टिव समापन होना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे कई उदाहरण मैं हमेशा उस विषय के भाषण के समापन में बोलता हूं जो बहुत अच्छा इंपैक्ट लेकर लोग जाते हैं। तो आज हमने भाषण की शुरुआत, मध्य और समापन, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। अब हर भाषण में मध्य के पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इसके बारे में पहले भी मैं बहुत बात कर चुका हूं। ये आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपका सिलेक्शन रहने वाला है। आप विषय को कैसे रखने वाले हो ये आप पर निर्भर होता है, इसलिए उसके बारे में बारीकियां तो यहाँ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हर विषय का मध्य अलग हो सकता है, शुरुआत अलग हो सकती है, समापन अलग हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट इस ढंग से वो रहेगा तो आपका भाषण बहुत प्रभावी हो पाएगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।